नमस्कार दोस्तों, इन दिनों हम लोग चर्चा कर रहे हैं आपके वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट एंटरप्रेन्योरशिप एंड द न्यू वेंचर प्लानिंग को लेकर के। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के अंदर हम लोगों ने आपका पहला चैप्टर स्टार्ट कर दिया था, जिसका टाइटल है इंट्रोडक्शन टू द एंटरप्रेन्योरशिप। और आपको मैं बताता चलूं, इस चैप्टर से जुड़ा हुआ आज का हमारा सेकेंड लेक्चर रहने वाला है और आपके एग्जामिनेशन के प्रोस्पेक्टिव से आज की क्लास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि इस पर्टिकुलर टॉपिक से, इस पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर एक सवाल हर साल आपके फाइनल एग्जामिनेशन के अंदर रिपीट होता है। तो उम्मीद करता हूं टॉपिक की सीरियसनेस को समझते हुए आप सभी मेरे साथ इत्मीनान से एक एक कॉन्सेप्ट को बनाते चलेंगे। अब समझिएगा, अगर एक पर्टिकुलर पर्सन को यह जानना है कि उसको एंटरप्रेन्योर कैसे बनना है, तो उसको कैसे पता चलेगा, या एक एंटरप्रेन्योर कैसे बना जाता है उसको कैसे पता चलेगा। तो जब भी एक व्यक्ति ये जानना चाहता है कि वो कैसे एक एंटरप्रेन्योर बन सकता है या उसको एंटरप्रेन्योर क्यों बनना चाहिए, तो उसको क्या अंडरस्टैंड करना पड़ता है? उसको अंडरस्टैंड करना पड़ता है थ्योरीज ऑफ द एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है, तो थ्योरीज ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप कुछ ऐसी थ्योरीज हैं जो हमें एक्सप्लेन करती है कि व्यक्ति को व्हाई एंड हाउ ए पर्सन बिकेम द एंटरप्रेन्योर, कि एग्जैक्टली एक व्यक्ति को एंटरप्रेन्योर क्यों बनना है और वो कैसे एंटरप्रेन्योर बन सकता है। समझ में आया? तो अगर आप लोग इन मुद्दों पर चर्चा करना चाहते हैं तो आपको क्या पढ़ना पड़ता है? थ्योरीज ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप पढ़ना पड़ता है। और इन थ्योरीज को हम लोगों ने ब्रॉडली कैटेगराइज किया हुआ है चार कैटेगरी के अंदर। ध्यान रखिएगा, जैसे पहली कैटेगरी है, उस कैटेगरी के अंदर जितनी भी मल्टीपल सब थ्योरीज आपको देखने को मिलेंगी, उन सबका एक मोटिव रहेगा। दूसरी कैटेगरी के अंदर जितनी भी थ्योरीज आप लोग पढ़ेंगे, सबका एक मोटिव रहेगा। इसी तरीके से तीसरी कैटेगरी, इसी तरीके से चौथी कैटेगरी। टोटल थ्योरीज को हम लोगों ने आपकी चार कैटेगरी के अंदर कैटेगराइज कर दिया। समझ में आया? तो कितनी कैटेगरी है हमारे पास? टोटल चार कैटेगरी है। अगर आप लोग थ्योरीज ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप की बात करते हैं तो सर ये चार कैटेगरी कौन कौन सी है? ध्यान दीजिएगा। सबसे पहली कैटेगरी है आपकी इकोनॉमिक थ्योरीज। इकोनॉमिक थ्योरीज का मतलब यहां पर हमारा जो फोकस है ना, वो प्रॉफिट के ऊपर रहता है, प्लस में मार्केट कंडीशन के ऊपर रहता है। जो भी आपकी इकोनॉमिक थ्योरीज के अंदर आपकी सब थ्योरीज आएंगी, उनके अंदर हमारा मेन मोटिव क्या रहेगा? सर मार्केट कंडीशन के ऊपर फोकस रहेगा। अलोंग विद हमें क्या करना पड़ता है? प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन करना पड़ता है। इसी तरीके से जो सेकंड कैटेगरी रहेगी वो आपकी साइकोलॉजिकल थ्योरी रहेगी। साइकोलॉजिकल फैक्टर ड्रिवन ये थ्योरीज रहती हैं। तीसरी जो कैटेगरी रहती है वो आपकी सोशियोलॉजिकल थ्योरीज रहती है। और जो चौथी जो कैटेगरी बनेगी ना, दैट इज द इनोवेशन बेस्ड थ्योरी। इनोवेशन बेस्ड थ्योरी का मतलब क्या होता है? जहां पे आप लोग नए आइडियाज की बात करते हैं, नए प्रोडक्ट की बात करते हैं, क्रिएटिविटी की बात करते हैं, जहां पर भी आप लोग इनोवेशन की बात करते हैं ना, वो कहां पे आपको देखने को मिलते हैं? इनोवेशन बेस्ड थ्योरीज के अंदर देखने को मिलते हैं। इन शॉर्ट में आप लोग क्या कंक्लूड कर सकते हैं? सर आप लोग कंक्लूड कर सकते हैं कि अगर आप लोग थ्योरीज ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप की बात करते हैं तो हमने थ्योरीज ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप को चार कैटेगरी में कैटेगराइज किया हुआ है। पहली कैटेगरी आपकी कौन सी रहेगी? इकोनॉमिक थ्योरीज रहेगी। दूसरी कैटेगरी आपकी कौन सी रहेगी? साइकोलॉजिकल। तीसरी कैटेगरी सोशियोलॉजिकल। और आपकी चौथी कैटेगरी कौन सी रहेगी? इनोवेशन बेस्ड थ्योरीज। ठीक है, ये आपको अपने दिलो दिमाग और जहन के अंदर बैठा लेना। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अगर आप लोग इकोनॉमिक थ्योरीज की बात करते हैं, जैसे आप लोग देख पा रहे हैं ये क्या लिखा हुआ? इकोनॉमिक थ्योरीज है। तो मैंने बताया इकोनॉमिक थ्योरीज के अंदर हमारा जो फोकस है, हमारा प्राइमरी फोकस है, वो प्रॉफिट के ऊपर रहता है, प्लस में क्या रहता है? मार्केट कंडीशन पे रहता है। क्लियर है? तो जब भी आप लोग इकोनॉमिक थ्योरीज की बात करेंगे तो आपका फोकस कहां पे रहेगा? सर प्रॉफिट के ऊपर रहेगा, मार्केट कंडीशन के ऊपर रहेगा। कोई मार्केट कंडीशन के अंदर कोई बिजनेस है जो अच्छा चल रहा है, जहां पे प्रॉफिट अपॉर्चुनिटी ज्यादा है, तो एक एंटरप्रेन्योर क्या करेगा? वही धंधा स्टार्ट कर देगा। कुछ इस तरीके के सिनेरियो को आप लोग अपने दिमाग में इसको याद करने के लिए, रन करने के लिए, मेमोराइज करने के लिए रख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इकोनॉमिक थ्योरीज के अंदर हमें तीन सब थ्योरीज पढ़नी पड़ती हैं। सबसे पहले आप लोग क्लासिकल थ्योरी पढ़ते हैं, उसके बाद आप लोग रिस्क बियरिंग थ्योरी पढ़ते हैं, उसके बाद यहाँ पर भी इनोवेशन थ्योरी रहती है। क्लियर है? तो जब भी आप लोग इकोनॉमिक थ्योरीज की बात करेंगे तो हमारे पास तीन थ्योरीज बन जाती है। हालांकि इन थ्योरीज का भी मेन मोटिव क्या रहता है? सर प्रॉफिट रहता है। दूसरा क्या रहता है? मार्केट कंडीशन रहता है। अब वन बाय वन करके हम लोग इनको एक एक करके अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। अगर आप लोग क्लासिकल थ्योरी की बात करते हैं तो क्लासिकल थ्योरी, ध्यान रखिएगा, कुछ ऐसे एंटरप्रेन्योर्स होते हैं जो अपनी मर्जी से एंटरप्रेन्योर बनते हैं। यानी कि उनके अंदर जो एंटरप्रेन्योरशिप होती है ना, वो सेल्फ इंटरेस्ट ड्रिवन एंटरप्रेन्योरशिप होती है। जहां पर भी आपको सेल्फ इंटरेस्ट ड्रिवन एंटरप्रेन्योरशिप देखने को मिलेंगी वो आपके क्लासिकल थ्योरी के अंदर आएंगे। समझ में आया? तो जो भी आपके सेल्फ ड्रिवन एंटरप्रेन्योर बनते हैं वो किस कैटेगरी में आते हैं? वो क्लासिकल थ्योरी के अंदर आते हैं। और याद रखिएगा, उन
उनको गाइड कौन करता है? फिर जब अपने सेल्फ इंटरेस्ट से चीजें चलती हैं तो गाइड कौन करेगा? तो सर उनको मार्केट कंडीशंस गाइड करेंगी, वहां पर डिमांड एंड सप्लाई गाइड करेगा। उन डिमांड एंड सप्लाई को अच्छे से अंडरस्टैंड करके एक एंटरप्रेन्योर अपने बिजनेस को नेक्स्ट लेवल पे लेके जा सकता है, अगर आप लोग क्लासिकल थ्योरी की बात करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग क्या कह सकते हैं सर? हम लोग यहाँ पे ये कह सकते हैं एंटरप्रेन्योरशिप ड्रिवन बाय द सेल्फ इंटरेस्ट एंड द प्रॉफिट मोटिव। क्लियर है? अगर आपका प्रॉफिट मोटिव है और अगर आपका एंटरप्रेन्योरशिप सेल्फ इंटरेस्ट ड्रिवन है तो आप लोग कह सकते हैं दिस फॉल अंडर द क्लासिकल थ्योरी। ये किसके अंदर आता है सर? क्लासिकल थ्योरीज के अंदर आता है। और यहाँ पे मार्केट फोर्सेज की आप लोग बात कर सकते हैं, या आप कह सकते हैं डिमांड एंड सप्लाई गाइड करती है एंटरप्रेन्योर को। इन शॉर्ट में आप लोग ये कह सकते हैं सर जहां पे प्रॉफिट मिलेगा वहीं पे एंटरप्रेन्योरशिप एंटर करेगा। क्लियर है? या एंटरप्रेन्योर एंटर करेगा। जहां पे प्रॉफिट मोटिव दिखा, जहां पे प्रॉफिट अपॉर्चुनिटी दिखा, वहीं पे आपका एंटरप्रेन्योर क्या करेगा सर? कोशिश करेगा कि उस बिजनेस के अंदर घुस जाऊं और मैं अपने बिजनेस को एक बड़े स्केल पे डेवलप कर सकूं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो ये आपको थोड़ा सा अपने दिलो दिमाग और जहन के अंदर रखना है। सर क्लासिकल थ्योरी का क्या मतलब? तो एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं ताकि आपको क्लैरिटी हो सके। कोई एक ट्रेडर है, ठीक है, उसने रिसेंटली इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल सेल करने का बिजनेस शुरू किया है। क्यों किया है? ध्यान रखिएगा, एक तो सेल्फ इंटरेस्ट ड्रिवन ये एंटरप्रेन्योरशिप रहेगा। उसने इसलिए इसका धंधा शुरू किया क्योंकि मार्केट के अंदर इसकी डिमांड लगातार इंक्रीज हो रही है, और जैसे डिमांड इंक्रीज होती है ना तो प्रॉफिट अपॉर्चुनिटी भी इंक्रीज हो जाती है। समझ आए? तो जब भी आपकी प्रॉफिट अपॉर्चुनिटी इंक्रीज होती है तो आपको याद रखना है वहां पे डिमांड इंक्रीज होगा, और डिमांड इंक्रीज होगा तो देयर इज ए पॉसिबिलिटी क्लासिकल थ्योरीज के अंदर एक पर्सन है वो अपने बिजनेस को स्टार्ट कर सकता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो माय डियर फ्रेंड्स ये आपको थोड़ा सा अच्छे से अंडरस्टैंड करना है सर इकोनॉमिक थ्योरीज के अंदर क्लासिकल थ्योरी का क्या रोल रहने वाला है। इसी तरीके से रिस्क बियरिंग थ्योरी का मतलब क्या है? नाम से आपको पता चल रहा है। क्लियर है? जो भी आपका एंटरप्रेन्योर रिस्क लेगा उसको उतना ही बड़ा रिटर्न मिलता है, आप सभी जानते हैं। यानी कि आप लोग क्या कह सकते हैं, एंटरप्रेन्योर का मतलब क्या होता है? रिस्क बियरर होता है। क्या होता है? रिस्क बियरर होता है। जो जितना बड़ा रिस्क लेगा उतना बड़ा वो एंटरप्रेन्योर बनेगा। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, प्रॉफिट इज रिवार्ड फॉर द अनसर्टनिटी बियरिंग। यहाँ पे जो अनसर्टनिटी बियरिंग होता है ना, भाई रिस्क लेगा तो देयर इज ए पॉसिबिलिटी ऑफ द अनसर्टनिटी, प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है, धंधा चले ना चले, व्हाट आर द सिचुएशन। तो जितना बड़ा रिस्क रहता है ना उतना ही ज्यादा रिटर्न होता है। इकोनॉमिक्स के अंदर आप सभी ने ये थ्योरी पढ़ा होगा, जितना ज्यादा रिस्क उतना ज्यादा रिटर्न की पॉसिबिलिटी होती है। इसका मतलब आप लोग कह सकते हैं रिस्क जितना ज्यादा पोटेंशियल प्रॉफिट उतना ज्यादा होता है। क्लियर है? जैसे अगर मैं आपको एक एग्जांपल से समझाने की कोशिश करूं तो ध्यान दीजिएगा, एक स्टार्टअप फाउंडर इन्वेस्ट करता है न्यू टेक प्रोडक्ट के अंदर विदाउट नोइंग द सक्सेस। ठीक है, अब एक नया प्रोडक्ट है, नहीं पता चलेगा कि नहीं चलेगा, तो वहां पे एंटरप्रेन्योर ने रिस्क लिया है, और रिस्क लिया है तो याद रखिएगा वो क्या करेगा, अगर ये बिजनेस सक्सेसफुल हो जाता है तो ये क्या करने वाला है सर? ये आपका प्रॉफिट को एंजॉय करने वाला है। क्लियर है? तो ये आपको थोड़ा ध्यान में रखना है कि रिस्क बियरिंग थ्योरी के अंदर टाइटल से ही आपके दिमाग में आना चाहिए सर यहाँ पे एंटरप्रेन्योर का मतलब क्या होता है? रिस्क बियरर होता है। ठीक है, इसी तरीके से जो तीसरी थ्योरी है इनोवेशन थ्योरी। इनोवेशन थ्योरी का मतलब क्या होता है? यहाँ पे एंटरप्रेन्योर का मतलब क्या होता है सर? इनोवेटर होता है, चाहे वो नए प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस करे, नए मेथड्स को इंट्रोड्यूस करे, नए मार्केट को इंट्रोड्यूस करे, किसी भी चीज को इंट्रोड्यूस करे, नए आइडिया को इंट्रोड्यूस करे, जहां पर भी देखो नया कुछ होता है ना वो इनोवेशन थ्योरीज के अंदर आता है। और याद रखिएगा एंटरप्रेन्योर इकोनॉमिक डेवलपमेंट को ड्राइव करता है एंड इनोवेशन के थ्रू। क्लियर है? तो एंटरप्रेन्योर है वो क्या करता है? इकोनॉमिक डेवलपमेंट को क्या करता है सर? ड्राइव करता है। किसके थ्रू? इनोवेशन के थ्रू। जैसे अगर आप लोग एक एग्जांपल लें तो जो टेस्ला है, आप सभी ने नाम सुना होगा टेस्ला, जो उसने रिवोल्यूशनाइज कर दिया इलेक्ट्रिकल व्हीकल को, इलेक्ट्रिकल कार को। ठीक है ना? तो उसने रिवोल्यूशन लाके दिया है किसके अंदर? इलेक्ट्रिकल व्हीकल के अंदर। किसकी बात कर रहे हैं सर? हम लोग टेस्ला की बात कर रहे हैं। तो टेस्ला ने प्रोडक्ट भी नया, मेथड भी नया, मार्केटिंग भी नई, तमाम तरीके नई ट्राई की है। दैट्स व्हाई आप लोग क्या कह सकते हैं, दिस इज द पार्ट ऑफ इनोवेशन थ्योरी। समझ आए? तो किसका पार्ट होता है सर? आपके इनोवेशन थ्योरी का पार्ट होता है। तो दिस इज ऑल अबाउट द इकोनॉमिक थ्योरी। उम्मीद करता हूं आपको इकोनॉमिक थ्योरीज का मामला समझ में आया होगा। अब हम लोग चर्चा करेंगे सर आपके साइकोलॉजिकल थ्योरीज के ऊपर। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, साइकोलॉजिकल थ्योरीज के अंदर साइकोलॉजी पे काम किया जाता है। साइकोलॉजी का मतलब होता है माइंडसेट के ऊपर काम करना, पर्सनैलिटी के ऊपर काम करना। देयर इज अ कॉम्बिनेशन
ऑफ द पर्सनैलिटी एंड द माइंडसेट इज इक्वल टू द साइकोलॉजिकल थ्योरी। ठीक है, तो आप लोग क्या कहेंगे, यहाँ पे हमारा फोकस होता है माइंडसेट के ऊपर और पर्सनैलिटी के ऊपर, माइंडसेट के ऊपर और पर्सनैलिटी के ऊपर। और अगर आप लोग यहाँ पे ध्यान देंगे तो हमें दो थ्योरीज पढ़नी होती है। पहली आपकी रहेगी नीड फॉर अचीवमेंट थ्योरी और दूसरा क्या रहेगा, लोकस ऑफ द कंट्रोल थ्योरी। क्लियर है, तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है सर, कुछ बुनियादी बातें हैं जो आपको समझनी है। वैसे बिल्कुल बेसिक है क्योंकि सब्जेक्ट थ्योरेटिकल है ना, तो आपको इतना कुछ डाउट यहाँ पे आएगा नहीं, केवल एक बार पढ़ लेंगे, गो थ्रू कर लेंगे तो चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्या होता है असल में, यहाँ पे आप लोग ये कह सकते हैं एंटरप्रेन्योरशिप या एंटरप्रेन्योर्स हैव अ हाई अचीवमेंट मोटिवेशन, माने एक एंटरप्रेन्योर है उसके अंदर मोटिवेशन है, उसके अंदर एक आग है कि हमें क्या करना है, हाईएस्ट जो आपका अचीवमेंट करना है, मेरे को ये भी अचीव करना है, ये भी अचीव करना है, ये भी अचीव करना है। ठीक है, तो इस तरीके का जो साइकोलॉजिकल हैक होता है ना, वो किसके अंदर आता है, नीड फॉर अचीवमेंट थ्योरीज के अंदर आता है। वो क्या चाहते हैं, वो गोल सेट करते हैं, वो कैलकुलेटेड रिस्क लेते हैं, वो एक्सीलेंस को अचीव करते हैं। ठीक है, और याद रखिएगा यहाँ पे इंटरनल ड्राइव एंटरप्रेन्योर बनता है। इंटरनल ड्राइव का मतलब क्या होता है, अंदर का मोटिवेशन, अंदर की आग, अंदर से कुछ करना, बाहर नहीं है जो आपका एक्सटर्नल मोटिवेशन कुछ भी नहीं है, इंटरनल मोटिवेशन है कि यस मेरे को ये करना है तो करना है, ये बिजनेस बनाना है तो बनाना है, इस बिजनेस को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना है तो लेके जाना है। ये तमाम तरीके की चीजें आपको कहां पे देखने को मिलती है, ये आपको इस पर्टिकुलर तरीके के एंटरप्रेन्योर के अंदर देखने को मिलती है। जैसे अगर आप लोग एग्जांपल की बात करें तो बहुत बेसिक एग्जांपल ले सकते हैं। एक स्टूडेंट ने खुद का बिजनेस स्टार्ट किया है अपनी कैपेबिलिटीज को प्रूव करने के लिए, नॉट जस्ट अर्न द मनी। क्लियर है, तो ये क्या है सर, उसका अचीवमेंट का भूखा है, अचीवमेंट का भूखा है, इंटरनल मोटिवेशन से इंस्पायर है, तो किस कैटेगरी में आएगा, इस कैटेगरी के अंदर आएगा। वहीं लोकस ऑफ कंट्रोल थ्योरी का मतलब क्या होता है, लोकस का मतलब होता है आप लोग ग्रुप कह सकते हैं। एंटरप्रेन्योर बिलीव करता है सक्सेस इज इक्वल टू द देयर ओन एफर्ट, माने यहाँ पे वो जिम्मेदारी लेता है, जो भी एंटरप्रेन्योर आपकी सक्सेस की और फेलियर की 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है, जिम्मेदारी लेता है। अच्छा हुआ तो मैं उसको अच्छा करूंगा, अगर बेकार हुआ, अगर फेलियर हुआ है तो उसको उसके लिए भी कौन रिस्पॉन्सिबल है, मैं रिस्पॉन्सिबल हूं। इस तरीके के एंटरप्रेन्योर क्या कहलाते हैं सर, लोकस ऑफ कंट्रोल थ्योरी के अंदर आते हैं। ठीक है, इनके आप लोग कह सकते हैं मैं अपनी सक्सेस और फेलियर के लिए खुद रिस्पॉन्सिबल हूं। क्लियर है, तो बहुत बेसिक है। अगर इस तरीके का सिनेरियो आपको देखने को मिलता है तो आपके दिमाग का बल्ब जल जाना चाहिए और आपको ध्यान में रखना है सर ये इस पर्टिकुलर कैटेगरी के अंदर आता है। इन शॉर्ट में हम लोग ये कह सकते हैं सर, यहां पर साइकोलॉजिकल जो आपका थ्योरीज होती है ना, वहां पे हम लोग पर्सनैलिटी के ऊपर प्लस में हम लोगों ने क्या कहा, माइंडसेट के ऊपर फोकस करते हैं। इसी तरीके से अगर आप लोग ध्यान देंगे सोशियोलॉजिकल थ्योरीज के अंदर देखिए सोसाइटी प्लस में इन्वायरमेंट दोनों को कंबाइन कर देते हैं, सोसाइटी प्लस में इन्वायरमेंट के ऊपर हमारा फोकस होता है। तो सोसाइटी प्लस में इन्वायरमेंट को कंबाइन कर दें तो आपका क्या बन जाता है, आपका सोशियोलॉजिकल थ्योरीज बन जाता है। और सोशियोलॉजिकल थ्योरीज के अंदर अगर आप लोग बात करते हैं तो ध्यान रखना है हमारे पास दो थ्योरीज निकल के आती हैं। सर सबसे पहले थ्योरीज क्या है, सर सबसे पहली थ्योरीज हमारे पास सोशल चेंज थ्योरी। ठीक है, और दूसरी क्या रहेगी, नेटवर्क थ्योरी। याद रखिएगा सोसाइटी और इन्वायरमेंट की अगर आप लोग बात करते हैं तो हमारे पास कितनी थ्योरीज निकल के आती हैं, दो थ्योरीज निकल के आती हैं। सोशल चेंज थ्योरी आ जाता है और आपका दूसरा क्या है, नेटवर्क थ्योरी आ जाता है। अब समझिएगा सोशल चेंज थ्योरी के अंदर क्या कुछ होता है, ध्यान दीजिएगा। सोशल चेंज थ्योरी की अगर आप लोग चर्चा करते हैं तो यहाँ पे आप लोग कल्चर की, रिलीजन की, वैल्यू, इन्फ्लुएंस, एंटरप्रेन्योरशिप होता है। माने यहाँ पे जो एंटरप्रेन्योर है ना वो इन्फ्लुएंस्ड बाय द कल्चर होता है, इन्फ्लुएंस्ड बाय द रिलीजन, इन्फ्लुएंस्ड बाय द वैल्यूज होता है। क्लियर है, और आप लोग कह सकते हैं सोसाइटी का माइंडसेट डिसाइड करता है कि एंटरप्रेन्योरशिप ग्रो करेगा या नहीं करेगा। माने एंटरप्रेन्योर का जो सक्सेस होने का जो डिपेंडेंसी है वो सोसाइटी, सोसाइटी के कल्चर, सोसाइटी के रिलीजन, सोसाइटी की वैल्यू सिस्टम के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, जैसे एग्जांपल से आप लोग समझिएगा, बिजनेस ओरिएंटेड कम्युनिटीज है, जैसे अगर आप लोग मार्वियर्स की बात करते हैं, शो हायर एंटरप्रेन्योर एक्टिविटी, यहाँ पे आपको क्या दिखता है, हायर एंटरप्रेन्योर एक्टिविटी दिखता है। ठीक है, तो बहुत बेसिक एग्जांपल आप लोग गो थ्रू कर सकते हैं। नेटवर्क थ्योरी के अंदर अगर आप लोग बात करेंगे तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सोशल नेटवर्क के ऊपर फोकस किया जाता है, फैमिली, फ्रेंड्स, कॉन्टेक्ट, हेल्प इन द बिजनेस। इसका मतलब आप लोग ये कह सकते हैं कनेक्शन को क्या माना जाता है सर, अपॉर्चुनिटीज माना जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे कनेक्शन का क्या मीनिंग होता है, अपॉर्चुनिटी मीनिंग होता है। फैमिली बिजनेस बैकग्राउंड का मतलब क्या होता है, इजियर
इजियर एक्सेस टू द कैपिटल एंड नॉलेज। तो ये बहुत बेसिक बातें हैं, यहाँ पे कोई ज्यादा आपको बड़ा गेम देखने को नहीं मिलता। तो यहाँ पे आपने क्या पढ़ा सर? आपने यहाँ पे कुछ बेसिक चीजों को पढ़ा है, सोशियोलॉजिकल थ्योरीज को पढ़ा है, आपको साइकोलॉजिकल थ्योरीज हो गई हैं, और आपका सबसे पहला जो इकोनॉमिक थ्योरीज हो गया है। इनोवेशन थ्योरीज हम लोग कवर कर चुके हैं सर। इनोवेशन के अंदर क्या होता है? न्यू प्रोडक्ट, न्यू आइडिया, न्यू मार्केटिंग स्ट्रेटजी, वट एवर द न्यू, जो आपका इनोवेशन होता है ना, जो क्रिएटिविटी होता है, उसके ऊपर सारी चीजें बेस्ड रहती हैं, फोकस रहती है। क्लियर है? तो इसको आपको अपने दिलो दिमाग और जहन के अंदर बैठाना है। सबसे जरूरी बात क्या है सर? सबसे जरूरी बात है आपका अभी के हिसाब से अगर आप लोग बात करते हैं तो आपका मॉडर्न और इंटीग्रेटेड व्यू का है, एंटरप्रेन्योरशिप का मॉडर्न और इंटीग्रेटेड व्यू क्या है? तो आप लोग कह सकते हैं आपको कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल देखने को मिलता है, कोई एक पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है। उसके अंदर इकोनॉमिकल थ्योरीज भी होने चाहिए, माने प्रॉफिट एंड मार्केट कंडीशन को इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए, साइकोलॉजिकल के अंदर मोटिवेशन होना चाहिए, सोशियोलॉजिकल के अंदर इन्वायरमेंट होना चाहिए, इनोवेशन के अंदर टेक्नोलॉजी होना चाहिए। इन सबको क्या करना है सर? आपको कंबाइन करना है। अगर आज आप लोग एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, अगर आज आप लोग अपने बिजनेस को नेक्स्ट लेवल के ऊपर लेके जाना चाहते हैं, ठीक है, यानी कि आप लोग क्या कह सकते हैं? आप लोग कह सकते हैं एंटरप्रेन्योर बनने के लिए सिर्फ एक फैक्टर इनफ नहीं होता है, मल्टीपल फैक्टर इंटरेक्ट करते हैं। जैसे आपका प्रॉफिट हो गया, मार्केट हो गया, मोटिवेशन हो गया, इन्वायरमेंट हो गया, टेक्नोलॉजी हो गया, तमाम फैक्टर जो इन्फ्लुएंस करती हैं। इसका मतलब हमें केवल एक थ्योरीज के ऊपर फोकस नहीं करना होता है, हमें तमाम तरीके की जो थ्योरीज है उनके कॉम्बिनेशन को लेके चलना पड़ता है। ठीक है, अच्छा, एक सवाल और कई बार पेपर में पूछ लिया जाता है, रेलिवेंट, लीगल और पॉलिसी एक्सटेंट। इसका मतलब क्या होता है सर? ये जो आपका रेलिवेंसी कितना है, क्या पूछेगा? रेलिवेंसी कितना है। इसका मतलब आप लोग कह सकते हैं क्योंकि वाइल थ्योरीज आर कॉन्सेप्चुअल इन इंडिया दे लिंक विद ए पॉलिसी फ्रेमवर्क। ठीक है, जो भी कॉन्सेप्चुअलिटी होती है ना, जो भी थ्योरीज कॉन्सेप्चुअल होती हैं, उनको लीगल पॉलिसी फ्रेमवर्क के साथ अलाइन किया जा सकता है, लिंक किया जा सकता है। तो यहाँ पे हम लोग बेसिकली चर्चा करते हैं मेजरली एमएसएमई डेवलपमेंट 2006 को लेकर के, और यहाँ पे स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव 2016 को लेकर के। अब यहाँ पे क्या होता है? एमएसएमई डेवलपमेंट के अंदर मीडियम एंड स्मॉल जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, एनकरेज स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स थ्रू द सपोर्ट एंड फाइनेंस। इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं? छोटे जो आपके बिजनेस करने वाले लोग होते हैं, ठीक है, उनको हम लोग फाइनेंस से सपोर्ट करते हैं। ठीक है, इसके अलावा स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव के अंदर आप लोग क्या कह सकते हैं? प्रमोट इनोवेशन बेस्ड एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है, यहाँ पे क्या किया जाता है? जो आपका इनोवेशन बेस्ड एंटरप्रेन्योरशिप होता है ना, उसको क्या किया जाता है? प्रमोट किया जाता है। तो ये कुछ कुछ बेसिक बातें हैं जिनको गो थ्रू करते जाइएगा और अपने दिलो दिमाग और जहन के अंदर बैठा लीजिएगा। अब ध्यान दीजिएगा, रेलिवेंसी ऑफ द एंटरप्रेन्योरशिप इन द इंडियन सोसाइटी। जो भारत की सोसाइटियां हैं, इंडियन सोसाइटी है, उनके अंदर इनका क्या रेलिवेंसी है? किनका रेलिवेंसी की बात करें? एंटरप्रेन्योरशिप की बात करें। ठीक है, एंटरप्रेन्योरशिप आज हिंदुस्तान की सोसाइटीज के अंदर कितना रेलिवेंट है, इस बात को हमें थोड़ा सा डिटेल में, थोड़ा सा गहराई में जाकर के अंडरस्टैंड करना है। तो समझिएगा, एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब सिर्फ बिजनेस स्टार्ट करना नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे केवल हमारा मेन मोटिव बिजनेस करना नहीं होता है, बल्कि हमें इकोनॉमिकल प्लस में सोशल डेवलपमेंट का इंजन भी माना जाता है एक एंटरप्रेन्योर को। ठीक है, तो वहां पे इकोनॉमिकल डेवलपमेंट भी होता है और सोशल डेवलपमेंट भी होता है, ये भी एक बड़ा फैक्टर होता है। न केवल प्रॉफिट मोटिव होता है, बल्कि उसके साथ इकोनॉमिक और सोशल डेवलपमेंट का भी ध्यान रखा जाता है। और ध्यान रखिएगा, सबसे जरूरी बात है, क्योंकि इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है और यहां पर एंटरप्रेन्योरशिप का रोल और भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि हमारे यहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा है और रिलीजन इम्बैलेंस है। क्लियर है? जो आपके धार्मिक इम्बैलेंस है। ठीक है, धार्मिक इम्बैलेंस का मतलब क्या होता है? असंतुलन। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों को ध्यान रखें, 3 रीजन है, लार्ज पॉपुलेशन हो गया, दूसरा क्या है? अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, तीसरा क्या है? रिलीजन इंबैलेंस हो गया। इसका मतलब यहाँ पे एंटरप्रेन्योरशिप अपने आप में एक बड़ा रोल क्रिएट कर सकता है। इसका मतलब आप लोग कह सकते हैं, जितना ज्यादा एंटरप्रेन्योर उतनी ज्यादा अपॉर्चुनिटी क्रिएट होती है, और जितनी ज्यादा अपॉर्चुनिटी आप लोग क्या कह सकते हैं, उतना ही आप लोग यहाँ पे इंप्लॉयमेंट प्रोवाइड करते हैं। क्लियर है? तो ये कुछ बातें हैं जिनको आपको समझना है कि आज के टाइम पे इंडियन सोसाइटी के हिसाब से क्या एंटरप्रेन्योरशिप रेलिवेंसी रखता है, तो ये आपको अच्छे से एक्सप्लेन करना आना चाहिए। ध्यान दीजिएगा, आगे क्या पढ़ना है कि एरिया ऑफ द रेलिवेंस। ठीक है, एग्जैक्टली किन एरियाज के अंदर आपका एंटरप्रेन्योरशिप रेलिवेंट रहता है, इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे। समझ में आई? यानी कि एंटरप्रेन्योरशिप एग्जैक्टली किन मुद्दे पर रेलिवेंट रहता है। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ सबसे पहले इंप्लॉयमेंट जनरेशन, क्योंकि आपका एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब ही होता है इंप्लॉयमेंट का जनरेशन, और अनएम्प्लॉयमेंट दूर होता है। यानी आप लोग कह सकते हैं एंटरप्रेन्योरशिप क्रिएट करते हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जॉब को, जिनकी वजह से अंडर एम्प्लॉयमेंट और जो आपका
अनएम्प्लॉयमेंट है वो रिड्यूस होता है, और यहाँ पे याद रखिएगा जॉब सीकर कन्वर्ट हो जाता है किसके अंदर, जॉब प्रोवाइडर के अंदर या जॉब क्रिएटर के अंदर। अगर आप लोग सिंपल एक एग्जांपल से समझे तो समझ सकते हैं, किसी ने स्टार्टअप किया है, 20 इंप्लॉइज की जरूरत है, इसका मतलब आप लोग क्या कह सकते हैं, 20 फैमिलीज को बेनिफिट मिला है। क्लियर है? तो बहुत बेसिक बात समझ में आई कि नहीं आई? तो ये आपको थोड़ा अपने दिलो दिमाग और जहन के अंदर भी बैठाना है कि एग्जैक्टली चीजें कैसे मूव ऑन होती है। इसके अलावा एक फैक्टर है जीडीपी ग्रोथ। क्या है सर आपका? जीडीपी ग्रोथ। जीडीपी ग्रोथ कैसे होता है? जैसे जैसे एंटरप्रेन्योर बढ़ेंगे तो वहां पे इंप्लॉयमेंट बढ़ेगा, इंप्लॉयमेंट बढ़ेगा तो रेवेन्यू बढ़ेगा, रेवेन्यू बढ़ेगा तो पैसा हिंदुस्तान के अंदर आएगा, पैसा हिंदुस्तान के अंदर आएगा तो याद रखिएगा जैसे जैसे प्रोडक्शन, इनकम और नेशनल वेल्थ बढ़ेगा वैसे वैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन प्रमोट होगा, वैसे वैसे ज्यादा बिजनेस होंगे, ज्यादा आउटपुट होगा और हायर जीडीपी होगा। क्लियर? तो बहुत बेसिक है। जीडीपी का डायरेक्ट संबंध किससे होता है सर? आपके क्या बोलते हो आप इसको, एंटरप्रेन्योरशिप से होता है। इसका मतलब आप लोग कह सकते हैं ग्रोथ ऑफ, जो अगर कोई भी स्टार्टअप है अगर वो ग्रो करता है तो वो इंडियन इकोनॉमी के अंदर काफी इंपॉर्टेंट, अहम और जरूरी रोल अदा करता है। ठीक है, जीडीपी के पॉइंट ऑफ व्यू से। तीसरा पॉइंट आप लोग यहाँ पे लिख सकते हैं इनोवेशन एंड द टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। बहुत जरूरी बात है। जैसे जैसे एंटरप्रेन्योर इंट्रोड्यूस करता है, जैसे किसी ने नए आइडिया इंट्रोड्यूस कर दिया, कोई नया प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस कर दिया, कोई नई टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस कर दी, तो इसकी वजह से लाइफस्टाइल भी इंप्रूव होता है क्योंकि नए नए प्रोडक्ट हमें मिलेंगे, बेहतर कंजम्पशन होगा और एफिशिएंसी भी इंप्रूव होती है। ठीक है, तो इसको आपको अपने दिलो दिमाग और जहन के अंदर बैठा लेना। ठीक है, लाइफस्टाइल और एफिशिएंसी दोनों क्या होती हैं? इंप्रूव होती है। समझ में आई मेरी बातें? तो इसको आपको अपने दिलो दिमाग और जहन के अंदर बैठा लेना। तीसरी बात ध्यान रखिएगा, तीसरा जो फैक्टर आप लोग जो यहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं दैट इज द बैलेंस्ड रीजनल डेवलपमेंट। इसको समझना जरूरी है। देखिए क्या लिखा हुआ है सर, एंटरप्रेन्योर सेटअप ए बिजनेस इन द बैकग्राउंड एंड द रूरल एरिया, जिसकी वजह से माइग्रेशन टू द सिटीज एक तरीके से रिड्यूस हो जाता है, जिसकी वजह से आप लोग कह सकते हैं लोकल बिजनेस मतलब लोकल डेवलपमेंट। क्लियर? दिस सेट। आगे अगर आप लोग ध्यान देंगे तो यहाँ पे सबसे बड़ा कारण है यूटिलाइजेशन ऑफ द रिसोर्सेज। क्या लिखेंगे सर? यूटिलाइजेशन ऑफ द रिसोर्सेज। इसका मतलब क्या है? प्रॉपर यूज ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज, ह्यूमन रिसोर्सेज एंड द कैपिटल आप लोग कह सकते हैं। आइडियल रिसोर्सेज को प्रोडक्टिव बनाया जाता है। आइडियल में रिसोर्सेज का मतलब जो कहीं ना कहीं किसी XYZ रीजन की वजह से जो इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते, उन रिसोर्सेज को अच्छे से यूटिलाइज नहीं किया जा सकता है, उनको प्रोडक्टिव बनाया जाता है। ठीक है, जैसे अगर आप लोग कहेंगे एग्रीकल्चरल वेस्ट यूज फॉर द बायोफ्यूल स्टार्टअप। ठीक है, जो एग्रीकल्चर का वेस्ट है उसको किस में यूज किया? बायोफ्यूल स्टार्टअप के अंदर यूज किया। तो ऑब्वियस सी बात है, समझ आया? तो ये कुछ बेसिक बेसिक बातें हैं जिनको आपको अपने दिलो दिमाग और जहन के अंदर रखना है। इसके अलावा एक और पॉइंट अच्छा दिया हुआ है, इंप्रूवमेंट इन द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। मैंने बताया था ज्यादा गुड्स प्रोड्यूस करेगा, एंटरप्रेन्योरशिप बढ़ेगा तो सर्विस अवेलेबल होगी, बेटर क्वालिटी और वैरायटी अवेलेबल होगी, कंपटीशन की वजह से बेटर क्वालिटी और लोअर प्राइस मिलेगा, जिनकी वजह से यहाँ पे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के अंदर इंप्रूवमेंट देखने को मिलता है। इसी तरीके से आप लोग क्या कह सकते हैं? प्रमोशन ऑफ द सेल्फ रिलायंस। प्रमोशन ऑफ द सेल्फ रिलायंस का मतलब आत्मनिर्भर भारत। आप सभी ने सुना होगा इसके बारे में, यानी कि यहाँ पे रिड्यूस होगा डिपेंडेंसी ऑन इंपोर्ट। ठीक है ना, बाहर से माल आई, इस पे डिपेंडेंसी कम होगा, ऑब्वियस सी बात है, और एनकरेज होगा डोमेस्टिक प्रोडक्शन। इसका मतलब ध्यान रखिए यहाँ पे दो चीजों से सपोर्ट किया जाता है, जैसे मैंने अभी भी बताया था स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव 2016 और आप लोग कह सकते हैं मेक इन इंडिया प्रोग्राम 2014। थोड़ा थोड़ा आपको इनको अपने दिलो दिमाग और जहन के अंदर बैठा लेना। एक और ध्यान रखिएगा, सोशल चेंज एंड डेवलपमेंट। सोशल चेंज एंड डेवलपमेंट का मतलब यहाँ पे प्रमोट किया जाता है वुमेन एंटरप्रेन्योर्स को, रूरल एंटरप्रेन्योर्स को और इंक्लूसिव ग्रोथ को। ठीक है, वुमेन एंटरप्रेन्योर, रूरल एंटरप्रेन्योर और आप लोग क्या कहेंगे इंक्लूसिव ग्रोथ को क्या किया जाता है? प्रमोट किया जाता है। लास्ट एंड फाइनल क्या कह सकते हैं? कैपिटल फॉर्मेशन। ठीक है, तो कुछ छोटे छोटे पॉइंट है जिनको अगर आप लोग अपने दिलो दिमाग और जहन के अंदर बैठा के चलते हैं तो डेफिनेटली इन थ्योरीज ऑफ एंटरप्रेन्योर को आप लोग बड़े प्यार से बड़े आराम से कवर कर सकते हैं। तो ये जो सब्जेक्ट है ना ये 100% थ्योरेटिकल है, ज्यादा एफर्ट आपको डालने की जरूरत नहीं है, कुछ कुछ थोड़ा थोड़ा पढ़िएगा और आप लोग इस महीने एक महीने के दरमियान इस सिलेबस को कंप्लीट कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं आप सभी को सेशन समझ में आया होगा, चीजें अच्छी लगी होंगी, क्वालिटी आपको करीब करीब यूटिलाइज हो गया होगा। सो इन शॉर्ट आपको सेशन अगर पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। पहली दफे चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। इस वीडियो के अंदर इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जब तक के लिए मैं कीप लर्निंग।